नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे और राजनीति शास्त्र से हमारा जो है अध्याय होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत और डी है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 148, सी है अनुच्छेद 342, डी है अनुच्छेद 325। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 320, बी है अनुच्छेद 322, सी है अनुच्छेद 324, डी है अनुच्छेद 326। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? यह है लोकसभा द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो यह है 5 वर्ष, बी है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो और डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो ये है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी और डी दोनों हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद को हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? ए है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, बी है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, डी है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो यह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो ए है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, बी है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, सी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, डी है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ए है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, और सी है संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, डी है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ए है लोकसभा का, बी है राज्यसभा का, सी है राष्ट्रपति का, डी है स्थानीय निकायों का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों का। संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के एवं 243 जेड ए के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, 2 है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, 3 है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ है केवल 1 और 2, बी में केवल 2, सी में केवल 2 और 3, डी में केवल 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। अन्य प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह है सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, बी है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, सी है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, डी है निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है संबंधित संसद, सी है निर्वाचन आयोग, डी है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी है भारत के निर्वाचन आयोग की, सी है भारत के महान्यायवादी की, डी है लोकसभा के अध्यक्ष की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो ए है लोकसभाध्यक्ष, बी है निर्वाचन आयोग, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है महान्यायवादी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी
निश्चित राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ये मतदान बहुत कम हुआ है। बी, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। और सी, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। और डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। यह है भारत सरकार द्वारा, बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और सी है निर्वाचन आयोग द्वारा, डी है संसद द्वारा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, संसद द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु तथा कोई भी सज़ा होने पर सज़ा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।